जय हिंद साथियों मैं सम्राट आज़ाद आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 6 अगस्त है और ये अगस्त का महीना अपने आप में बहुत सी गतिविधियों को लिए हुए समेटे हुए है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई क्रांति, कोई ना कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कल 5 अगस्त, कल ही अगर बात की जाए तो कल का एक ऐतिहासिक दिन था जो हमारे वनडे एग्ज़ाम को टारगेट करता है। आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त का इतिहास भी बहुत है खास, जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न को क्रिएट करता है। तो चलिए हम जान लेते हैं 5 अगस्त और 6 अगस्त के बारे में। 5 अगस्त की वीडियो बहुत ही खास थी जिसे कल ही बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, इसलिए आज यानी दोनों वीडियो को आज मिलाकर बनाना पड़ रहा है। ओके, तो चलिए 5 अगस्त की बात करते हैं। तो 5 अगस्त वर्ष 2019 जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग और विशेष राज्य हुआ करता था, जो भारत के लिए मुसीबत कह लें, सरदर्द कह लें, ऐसे बना हुआ था, उसका समाधान निकाला गया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया। आपको पता होगा जब किसी राज्य संबंधी कोई विधेयक होता है तो वो राज्यसभा में ही पहले पेश किया जाता है। 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे ये बिल पेश किया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाने के तौर पर यह बात रखी गई थी। 6 अगस्त यानी आज ही के दिन लोकसभा में इसे मंजूरी मिल गई और जम्मू कश्मीर भारत का एक यानी कि 8वां शासित प्रदेश बन चुका। आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 शासित प्रदेश बनाए गए हैं, यानी कि पहले हमारे पास 7 थे, इन दोनों को मिलाकर 9 हुए। लेकिन फरवरी 2020 में आपको पता है कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 1 कर दिया गया है, इसलिए अब करंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 8 शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की अगर जब भी बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर भारत का विशेष राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य हुआ करता था उस समय कि राष्ट्रपति की जो पावर है वो उस राज्य में लागू नहीं होती थी। आरबीआई उस राज्य में कार्य नहीं कर सकती थी। बहुत सी बातें थी जो वो उस राज्य में कार्य नहीं कर सकती थी। मतलब हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी, हमारे देश का अभिन्न अंग होते हुए भी वो हमारे देश का एक प्रकार से अंग नहीं था, अपनी अलग मनमानी करता था। तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था वहाँ पर। तिरंगा यानी कि राष्ट्रीय पर्व के दौरान तिरंगा नहीं फहरता था। इन सब बातों से चुभता था हृदय कि कभी ऐसा कुछ हो। कहते हैं नाथुराम गोडसे साहब की जब मृत्यु हुई थी, नाथुराम गोडसे जी को जब फांसी लटकाई गई तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी उनसे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। गांधी जी की उन्होंने हत्या की थी। वो अपना जो भी पर्सनल इशू रहा हो मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपका मुद्दा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाथुराम गोडसे से पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो गोडसे जी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए। मतलब मेरी अस्थियाँ, समझते ना, अस्थि अंत्येष्टि से कहते हैं, तो अंत्येष्टि एक अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में होता है, 16 संस्कार। उनमें नहीं, अस्थियों को जलने के बाद अस्थियों की जो राख होती है उसका विसर्जन किया जाता है, इसे बोलते हैं अंत्येष्टि। तो मेरी अस्थियों का विसर्जन तब तक ना किया जाए जब तक सिंधु नदी भारत के झंडे के नीचे ना बहना शुरू कर दे। ये सब ढूंढिएगा, सब बातें मिल जाएंगी आपको। और यकीन मानिए जब ये फैसला सुनाया गया तो दिल को बड़ा सुकून मिला कि एक सिंधु नदी जो है भारत के तिरंगे के नीचे नहीं बहती थी, आज वो नदी भी हमारे तिरंगे के नीचे है। और 1948 में हुई फांसी की सज़ा नाथुराम गोडसे की, उनकी अंत्येष्टियाँ वेट कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कब मुझे जो है अंतिम संस्कार मेरा किया जाएगा। वो 2019 में इसके आने के बाद उनकी अंत्येष्टि की गई। आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा प्रश्न ले लें, किस नदी के किनारे जम्मू कश्मीर बसा हुआ है? तवी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर को किसने बसाया था? तो जम्मू कश्मीर को जम्बू लोचन नामक राजा जी ने इनको बसाया था, हिंदू राजा ने। ये पहले हिंदू यहाँ राजशाही व्यवस्था थी, फिर हिंदू के बाद यहाँ पर धीरे धीरे सिख साम्राज्य का आधिपत्य हुआ। पहले मुगलों का हुआ, फिर सिख साम्राज्य का हुआ। सिख साम्राज्य के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ और अंग्रेजों के बाद यहाँ से फिर मुगल शासक यानी मुस्लिमों का शासनकाल हुआ। इसमें कुछ समय तक बौद्ध भी रहे हैं। जब हिंदू लोचन नामक राजा आए थे, जम्बू लोचन नामक राजा, तो उसके बाद बौद्धों का भी ये गढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर राज्य, एक श्रीनगर को स्थापित किया था। आपको पता होगा श्रीनगर जो है एक किसने बसाया था? ये अशोक ने बसाया था, आपको पता होगा। और अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए यहाँ पर बौद्धों के भी प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न, अच्छा खासा एक प्रश्न बन जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का कौन सा राज्य था जो अब शासित प्रदेश बन चुका है? इसका उत्तर आप हमें बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, जम्मू कश्मीर भारत का कौन से नंबर का राज्य था जिसे काटकर, तोड़कर, विभाजित कर शासित प्रदेश बना दिया गया है? अब जम्मू कश्मीर तो हमारा हो गया है, अब बात है सिर्फ पीओके की। ठीक है, वो भी हमारा, पीओके भी हमारा होगा, क्योंकि लोकसभा में सीटें पीओके के लिए पहले रखी गई हैं, हम लोगों ने पहले रिजर्व कर रखी है। भाई पीओके हमारा है, 7 सीटें पीओके में रहेंगी मेरी, तो 5-7 सीटों पर चुनाव हम कराएंगे पीओके में।
पियोक के भाई हमको दे दो, ठीक है, दूध मांगोगे खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। अब बात करते हैं 5 अगस्त की एक और घटना, यानी कि 5 अगस्त 2019 की घटना आपने सुनी। 2020 5 अगस्त 2020 की अगर हम बात करें तो राम जन्मभूमि का यानी कि जो लोकार्पण किया गया, यानी कि शिलान्यास यानी पूजन किया गया। राम जन्मभूमि यानी कहते हैं एक विशेष नक्षत्र बना, ये 5 जो अगस्त है एक विशेष नक्षत्र लेकर के उपस्थित हुआ और ये बहुत से लोगों के दिमाग में था, विपक्ष का घेराव भी था कि मोदी जी ने 5 अगस्त को ही बिल पेश किया और 5 अगस्त को ही राम मंदिर की भूमि पूजन किया जा रहा है, ऐसा क्यों, 5 अगस्त क्या है खास। तो अब जो भी इत्तेफाक रहा हो ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों हमने अपना जो है संविधान 26 नवंबर को ही क्यों अपनाया, 26 जनवरी को तिरंगा क्यों फहराया, पहली बार भी 26 जनवरी को तिरंगा क्यों फहराया था, 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाया। तो ये सब बेतुके प्रश्न हैं, इनको राजनीतिक पार्टी से जोड़ने का प्रश्न है। बहुत से लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जब तिरंगा फहराया गया था तो ये नेहरू के परिवार के किसी विशेष व्यक्ति का विशेष दिन था, तो नेहरू के परिवार का विशेष दिन था। अब आप इसे कहेंगे 5 अगस्त 2020 जो है राम मंदिर की यानी पूजा की गई, स्थापना की गई, उसका नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के परिवार का कोई इंपॉर्टेंट डेज होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ये सब मिथक बातें हैं, इन सब बातों में कोई मतलब नहीं बनता, जो भी हो, लेकिन एक समस्या का समाधान हो गया। ये राम मंदिर को लेकर के हिंदू मुस्लिम विवाद जो था ये शांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रश्न राम जन्मभूमि से नहीं निकल करके आता है 5 अगस्त पे पेश किया गया या पूजन किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक दो प्रश्न बनेंगे कि राम जन्मभूमि के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है, इस ट्रस्ट का नाम क्या है, और राम जन्मभूमि के दौरान जो सबसे विश्व की ऊँची प्रतिमा यानी कहते हैं भगवान श्री राम की बनाई जानी है, तो श्री राम जी की प्रतिमा जो है कितने ऊँची बनाई जाएगी, किस धातु की होगी, इसके वास्तुकार कौन होंगे, तमाम प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं। ये एक चैप्टर है पूरा राम सर्किट एक चैप्टर है उत्तर प्रदेश का। इस पर एक वीडियो आपकी स्पेशल अलग बनाई जाएगी कि ये वास्तव में ये वाक्य क्या है राम सर्किट का, उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल, कर्नाटक और अगर बात करें लास्ट में श्रीलंका तक जितने भी राम से जुड़े आपके प्रमुख स्थान हैं, ये है राम सर्किट पूरा। राम जी कहाँ जन्मे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनका वनवास हुआ, कहाँ वो रुके, कहाँ वो गए, कहाँ सीता हरण हुआ, कहाँ, ये सब सारी बातों का ये राम सर्किट है पूरा वो है, इसका एक अलग ही चैप्टर बनाया जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका 5 अगस्त की बात। अब बात करते हैं आज यानी 6 अगस्त की बात कर लेते हैं। 6 अगस्त 2021 आपका हो गया है, और अगर कहा जाए तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 76 वर्ष यानी कि 75 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं इस घटना को। मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ आप समझ चुके हैं उस घटना को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया, 9 अगस्त नागासाकी को बम गिराया गया। 9 अगस्त की मैं वीडियो अलग से नहीं बनाऊंगा कि नागासाकी दिवस के लिए बनाया जाए, मैं आज उसी यानी कि 9 अगस्त को ही मिला दे रहा हूँ 6 अगस्त में। इसको ज़रा क्लियरी करके पढ़िएगा, एक क्लियरिफाई करके पढ़िएगा। 6 अगस्त यानी हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया, हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया। तो बीबीसी की न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 80,000 लोग माइक्रो सेकेंड समय में ही मार दिए गए। इसका प्रमाण आपको रोबोट 2.0 फिल्म की लास्ट सीन में मिलता है, जब अक्षय कुमार ये बात बोलते हैं विलन के तौर पर कि हिरोशिमा पर 80,000 लोग मारे गए 1 मिनट में, और अब यहाँ इस स्टेडियम में बैठे 1.5 लाख लोग मारे जाएंगे। उनका जो एक जो टोन था, उस टोन को आप जब समझेंगे लास्ट सीन में तो आपको समझ में आएगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की है, और उस फिल्म में भी इस बात को दर्शाया गया, दिखाया गया। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस पिक्चर को देखा है, फिर से उस सीन को एक बार देखिएगा और रिकॉल करिएगा खुद को, तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहानी शुरू होती है क्या कि अमेरिका की पर्ल हार्बर पर कहा जाता है कि जापानी सैनिकों ने आक्रमण किए थे। जापानी सैनिकों के इस आक्रमण से काफ़ी नुकसान अमेरिका को हुआ था, अमेरिका इससे बौखलाया हुआ था, और अमेरिका ने जुलाई महीने में परमाणु बम परीक्षण किया, यानी कि दुनिया में पहला परमाणु परीक्षण करने वाला देश अमेरिका था। परमाणु परीक्षण आप जानते हैं, परमाणु संपन्न, यानी कि अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में हमारे ग्रंथों में जो हम लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं, क्या, ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र के तौर पर ही ये परमाणु बम को हम देखते हैं। हमारा एक अपना ये व्यू है कि जैसे भगवान राम या अर्जुन या जो भी धनुर्धर हुआ करते थे तो बाण चलाते थे तो अग्नि निकलती थी, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो अग्नि अब भी निकलती है, वो है अग्नि मिसाइल हमारी, अग्नि 5। प्राचीन काल में लोग बाण चलाते थे तो वर्षा होने लगती थी, भीष्म पितामह ने बाण चलाया तो वर्षा हो रही है, तो वर्तमान समय में आज भी है। चाइना यहाँ पे कृत्रिम वर्षा कर सकता है, चाइना इस बात में सक्षम है कि ऐसा देश है कि कृत्रिम वर्षा कराने में सक्षम है और वर्षा को रोकने में सक्षम है। 2008 का ओलंपिक आपको याद होगा बीजिंग में,
वहाँ पे क्लाउडी जब मौसम बना तो वर्षा को रोकने के लिए चीन ने ये पहला प्रयोग किया था। यानी कि साइंस इतना डेवलप कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र भी वापस अगर कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र की प्रामाणिकता जो है वो दिखती है किसमें, परमाणु बम के तौर पर। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और इसका परीक्षण जुलाई महीने में किया, और आज ही का दिन यानी कि 6 अगस्त को 8:10 पर ये बम गिरा दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, जो बच्चे पढ़ते चले जाते हैं नॉर्मल, कि 6 अगस्त को जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था। तो लिटिल बॉय यानी छोटा सा बच्चा, अभी ट्रायल कर रहे हैं हम, छोटा सा बच्चा लिटिल बॉय। लेकिन इस फाइटर प्लेन जिसने फाइटर प्लेन ने गिराया, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अभिनंदन ने MiG-16 को मार गिराया, पाकिस्तान के MiG-16 को F-16 को मार गिराया, और अपने किससे, मिराज से मार गिराया था। तो एक विमान का नाम पूछा गया यहाँ पे, विमान नाम आया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो उस समय अमेरिका का जो फाइटर प्लेन था वो फाइटर प्लेन कौन था, तो B-29, ये अमेरिका का बनाया हुआ फाइटर प्लेन था B-29। इसे कहते हैं एग्लो गाय, एक एनलो गे लिखा होगा, कहीं गाय लिखा होगा, तो एनलो गे एक नाम का फाइटर प्लेन था जिसने ये बम गिराया हिरोशिमा शहर पर। और हिरोशिमा शहर में अगर वाक्य आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इसकी तुलना अगर करना चाहूँ तो ठीक उसी प्रकार करिएगा। प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हैं आप, प्रैक्टिकली नॉलेज देखिए, तो जानते हैं आप कि दिवाली जब आती है तो दिवाली की रात इतने पटाखे, इतनी आतिशबाजियाँ हम लगाते हैं, जलाते हैं, उसमें हम लोग भी योगदान करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसा मत किया करिए, हो सके तो दियों प्रकाश का पर्व है तो प्रकाश ही मनाइए। तो अगर दिवाली के दूसरे दिन ज़रा देखिएगा, जब दिवाली खत्म हो जाती है, तो वैसे देखा जाए तो आतिशबाजी 3 दिन होती है, दिवाली, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर जमघट हम करते हैं। तो 3 दिन हम दिवाली यानी कि आतिशबाजी करते हैं। इस 3 दिन की आतिशबाजी के दौरान इतना केमिकल, इतना ऊर्जा सब जो निकलता है, इससे ग्लोबिंग वार्मिंग इतनी बढ़ जाती है, उसका असर आपको 1 से 2 महीने दिखता है। आसमान में धुंध छाए रहते हैं, जब तक वर्षा नहीं होती तब तक ये धुंध बने ही रहते हैं। उसका एग्जाम्पल तो छोड़िए, पक्षी जो होते हैं, जो आपके मोहल्ले में आसपास में जो जीव जंतु रहने वाले हैं, खास तौर पर जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, इनकी बात अगर करें तो ये जहाँ पे जब पटाखे के ढेर इकट्ठा कर देते, कूड़े इकट्ठा कर दिए जाते हैं, वहाँ जाकर के ये छिपते हैं, उसमें रहते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू रहता है। तो सुबह आग जलाओ करते हैं हम लोग, और ये लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं। इनकी स्किन देखेंगे पूरी डैमेज हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे इनके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दिवाली का छोटा सा यानी कि छोटे से स्तर पर ये था। अब आप समझ सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर यानी परमाणु बम गिरे। कहते हैं कि इसमें जो तापमान इसका होता है, सूर्य की सतह की तापमान का 3 गुना होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान है। इसका 3 गुना तापमान पैदा होता है परमाणु बम से। ये तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन जो नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त को, ये परमाणु बम गिराया जाना था टोक्यो शहर पर। लेकिन फ्यूल जिसे कहते हैं ना, ईंधन उसके पास यानी कि कम था इंजन में, और हमें दूरी तो तय करनी है, वापस आना भी है, उस दूरी के हिसाब से हम नहीं तय कर सकते थे। इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो सामने शहर दिखा गया उसी पर गिरा दिया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आता है कि जापान ने पलटवार क्यों नहीं किया। जापान के रडारों ने ये बात पकड़ ली थी कि दक्षिण से अमेरिका से कोई विमान आ रहा है जापान की ओर, ये बात मालूम चली थी, 7 बजे ही मालूम चल गई थी सुबह के। तो जापान के लोगों ने इसका प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, उनके पास क्या फाइटर प्लेन नहीं थे। लेकिन भाई साहब, द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को इतना कंगाल बना दिया था कि उसके पास पेट्रोल नहीं थे, और उसके वायुयान में चलाने के लिए पेट्रोल नहीं थे। आप समझ सकते हैं किस कदर तबाही मची होगी एक देश पर, एक मुल्क पर, कि उसके देश की अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार टूट गई। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं जापान के उन वीर जवानों को, वीर शहीदों को, जिन्होंने इस घटना के उपरांत भी आज दुनिया में अपनी शाख बनाए खड़े हैं। मैं कल्पना करूं, अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करूं तो जैसे समझिएगा, 1949 में चीन आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1945 में ही मान लेते हैं जापान आज़ाद हुआ। यानी कि जापान आज़ादी तो बहुत पहले की है, लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से जापान पर ये अटैक, ये बमबारी, जापान यानी कि फिर से नए सिरे से जापान अपनी जीवन शुरू कर रहा है। 45 जापान को मानते हैं अपना जीवन अपन फिर से शुरू कर रहा है वो, 47 इंडिया को मान लेते हैं, इंडिया का है ही, और 49 चीन का है। ओके, अब बात करते हैं इन तीनों देशों में अगर बात करें सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा अच्छे वातावरण में रहने वाला देश कौन है, वो है जापान। आपके सामने है। कठिनाइयों से निकलना, कठिनाइयों से लड़ना जापान से सीखा जाए। जापान के लोग इस घटना को आज तक नहीं भूले हैं कि अमेरिका वालों ने उनकी कमर तोड़ी। आज भी वहाँ विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। जापान के बॉर्डर से सटे हुए जितने भी देश हैं, जैसे वियतनाम है, वियतनाम एक ऐसा देश है जापान के यानी हिरोशिमा शहर से काफ़ी नज़दीक है ये।
तो यहाँ पर इसका परमाणु बम का असर काफ़ी दिखा। कहते हैं कि जहाँ बम गिराया गया था वहाँ से 8 किलोमीटर दूर बने घर के जो भवन हैं, यानी कि जो ईंटों के, उनके कांच टूट गए थे। 8 किलोमीटर दूर, आप समझ रहे हो इसकी आवाज़ से। तो वियतनाम भी पास में ही है, थोड़ी दूरी पर है, शायद 34 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर वियतनाम है। तो वियतनाम में आज भी इसका प्रकोप दिखता है कि बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा ही नहीं होते। परमाणु बम से इतनी रेडिएशन पैदा होता है कि बांझपन का रोग सबसे ज़्यादा होता है। पक्षियों में अंडे नहीं बनेंगे, पक्षियों में बांझपन होगा। तो वियतनाम ने एक रूल निकाल रखा है, शादी से पहले बच्चा पैदा करना अनिवार्य है। इसी चीज़ से प्रभावित होते हुए इतनी जनसंख्या उसके यहाँ नहीं है। जापान में आज भी जब कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है तो लोग उस मंजर को याद कर लेते हैं। 75 ईयर बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उस मंजर को याद हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए एक बार, ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन जापान के लोग इतने स्वदेशी, इतने स्वावलंबी और इतने आत्मनिर्भर हुए कि उन्होंने अपने देश को फिर से लाकर खड़ा कर दिया, अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया, बिल्कुल नोस की टोपर खड़ा कर दिया है। अगर एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, जापान में एक बार अमेरिकी सैनिक यानी अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी व्यापारी कंपनियों ने कंपनी लगाने का सोचा। तो जानते ही हैं कि सब देश जब मिल के एक ही उसमें काम कर रहे हैं। यूएन का अध्यक्ष अमेरिका, यानी कि जानते हैं वो क्या है, स्थायी है। तो और सब भी मेंबर भाई यूएन के सदस्य बन चुके हैं हम लोग युद्ध के बाद, तो कुछ बातें माननी पड़ती हैं। तो जापान ने भी मानी। अमेरिका ने ट्रेड शुरू किया, व्यापार शुरू किया। भाई हमारे यहाँ से आपके यहाँ से ट्रेड शुरू होना चाहिए, ट्रेड शुरू हुआ। तो अमेरिकी यानी व्यापारी कंपनियाँ जापान पहुँची। कब पहुँची? ये सब परमाणु बम घटना घटने के बाद, ये सब घटने के बाद, यानी कि 70 के दशक में पहुँची हैं, जापान पहुँची। तो जापान जब पहुँची तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने अपने मॉल्स लगाए। जापान में बहुत ठंड पड़ती है, आपको पता है कि हिमालय के उस पार बहुत ठंड पड़ती है। इस पार अगर हिमालय हमारे प्रहरी ना हो तो शायद उत्तर भारत भी इसकी चपेट में होता, और आज ये जो फसलें देख रहे हैं आप आसपास, ये फसलें ना पैदा होती, इतनी ठंड होती है। तो जापान के लोग ठंड से बचने के लिए शर्ट के ऊपर शर्ट, जैकेट के ऊपर जैकेट, यानी कि स्वदेशी पहनते हैं। अमेरिकन के कपड़े वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना अमेरिकन के वो स्वेटर, शॉल कुछ भी नहीं यूज़ नहीं करते। वो यही कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों के, हमारे भाइयों के ऊपर बम गिराया था। और एक हम लोग हैं, छोटी सी बात बताएं, चाइना से हमारा युद्ध होता है, हर बार होता है, और हम चाइना की बात को भूल जाते हैं कि 1962 में चाइना ने हमारे 3000 जवानों को, जिन्होंने सरेंडर कर दिए थे, घुटनों के बल खड़े हो गए थे, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद भी उन्हें भून दिया गया था, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और हम चाइना लाइट जो है वो दिवाली पर जलाएंगे, चाइना लाइट लगाएंगे, अपने घर में चाइनीज़ बल्ब लगाएंगे। अब आप फ़ोन पे बोलोगे सर फ़ोन भी तो चाइनीज़ है, फ़ोन मत यूज़ किया करिए। दोस्त, फ़ोन ऐसा नहीं है, इंडियन ब्रांड भी फ़ोन आ चुके हैं। पहले मेड इन इंडिया, अब मेड इन इंडिया लिखा हो तो पहले मेड इन चाइना लिखा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, पार्ट्स वो बनाता है, क्योंकि उसके यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए चाइना का इतना ज़्यादा प्रोडक्ट पूरे विश्व पर हावी है कि उसका बाइकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन ज़रूर संभव होगा। एक घटना और भी है जापान की। जापान के यहाँ चावल पैदा नहीं होता, ठंड के कारण चावल नहीं पैदा होता। उसके यहाँ चावल पैदा होता है तो साबूदाने जैसा चावल पैदा होता है। उस चावल की ब्रांड का नाम है कुद्दुस, उसे कुद्दुस राइस कहा जाता है। कुद्दुस चावल, ये बिल्कुल साबूदाने जैसा होता है। इस चावल को वहाँ के लोग खाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही, जैसे कहते हैं, अच्छा नहीं होता है। लेकिन भारत से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी वो कभी भारत से चावल निर्यात नहीं कराता है। भारत कई बार कहता है कि भाई चावल हमारे यहाँ से ले लो, लेकिन नहीं लेता। सबको हम 10 में दे दें, तुमको हम भाई 7 में देंगे, लेकिन नहीं लेता है। ये है जापान, ये है जापान का आत्मविश्वास, ये है स्वावलंबी, ये है स्वदेशी। जापान के लोगों के बारे में कहा जाता है, जापान के लोगों ने जब इस घटना को घटी थी, जापान के लोगों ने अपने राष्ट्रपति से कहा था, प्रधानमंत्री से कहा था कि अगर हम 6 घंटे जॉब करते थे तो अब हम 4 घंटे अपने देश के लिए काम करेंगे, उसका पैसा हमको नहीं चाहिए। आप सिर्फ 6 महीने की सैलरी दीजिएगा, 6 घंटे की सैलरी दीजिएगा, लेकिन जो हम और घंटे पूरे करेंगे, ये ओवर टाइम करेंगे, इसकी सैलरी हमको नहीं चाहिए। हमारा मुल्क फिर से वैसे ही खड़ा होना चाहिए। और उनका ये त्याग बलिदान काम आया। आज जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है। जापान की नैतिकता इतनी अच्छी है कि बच्चों को स्कूल में ही उनको, यानी कि उनसे झाड़ू लगवाना, क्लासरूम साफ कराना। वहाँ के स्कूल में कोई स्वीपर नहीं है, वहाँ के स्कूल में बच्चे खुद साफ करते हैं। गांधी जी इतने प्रभावित हुए थे जापान की घटनाओं से, जापान की चीज़ों से, जापान के यहाँ से, कि गांधी जी ने अपने आश्रम यानी साबरमती में शौच साफ करने, शौच के जो मल को उठाकर एकत्र करने की व्यवस्था गांधी जी ने बनाई थी, जिसे गांधी जी का यहाँ पे विरोध किया गया था। जब वहाँ जहाँ जो साबरमती आश्रम है वहाँ पे सभी लोग खुले में शौच करते हैं, यानी कि एक पैखाना जिसे कहते हैं, फारसी उर्दू अल्फाज है पैखाना। पैखाना बनाया गया, यानी कि 4 दीवारें, फिर पर्दा लगा दें, एक पैखाना जाएगा, बाहर एक आदमी बाल्टी लेके रख देता है कि बाल्टी रखी रहेगी, यानी अंदर कोई बैठा है। तो जो एकत्र पैखाना होता था उसको एक आदमी उठाने की जिम्मेदारी होती थी।
गांधी जी भी उठाते थे। इस बात का खुलासा इंदिरा गांधी की पुस्तक में कई बार मिलता है, आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक मेरा प्रश्न है, इतनी सब बातें कहने के बाद मुझे आप बताइएगा, जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे और जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोनों बातों का उत्तर मुझे अवश्य दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि इसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा। बस चीटिंग मत करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलूँगा नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।